ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत इस टॉपिक का ये 5वां वीडियो है और हमने अभी तक 2 सिद्धांतों का अध्ययन किया है। द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पार्थिव एकता का सिद्धांत, इसका हम आखिरी वीडियो तक अध्ययन कर रहे थे। पार्थिव एकता के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए ब्लाश एंड ब्रुम्स ने कहा है, किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी होते हैं उन सब में एक पारस्परिक संबंध होता है और ये सभी अपनी परिस्थिति से समायोजन स्थापित करते हैं। किसी प्रदेश की स्थिति, भूमि की बनावट, ढाल, जलवायु, वनस्पति आदि से वहाँ के लोगों का ऐतिहासिक विकास और सामाजिक संगठन समझ में आता है। विडाल दे ला ब्लाश ने अपने पुस्तक एजेंट में लिखा है, एक देश का राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र से होता है। राजनीतिक मानचित्र यानी कि उसकी टेरिटरी कितना बड़ा है, कहाँ पर उसके बॉर्डर्स हैं, इसका अध्ययन करने के लिए हमें उसके प्राकृतिक मानचित्र का अध्ययन करना चाहिए। ये बात आज के समय शायद उतनी नहीं लागू होती जितना कि हिस्टोरिकल पीरियड में थी। हम भारत के संदर्भ में भी देखें तो जो बॉर्डर्स थे वो प्राकृतिक नेचुरल बॉर्डर्स थे। जैसे हिमालय के दक्षिण में भारत था और उत्तर में और देश। इसी प्रकार आप बहुत सारे देशों के देखेंगे कि उनकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, राजनीतिक बाउंड्रियां हैं, वो प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा हैं। या तो कहीं पे नदी के द्वारा कोई प्राकृतिक बॉर्डर बन रहा है, कहीं पे पहाड़ के द्वारा बन रहा है, कहीं पे समुद्र है, वो एक देश को दूसरे देश से अलग कर रहा है। So we can conclude the principle of terrestrial unity। इस सिद्धांत का मूल सार यह है कि वातावरण के सभी तथ्य, चाहे वे प्राकृतिक हों या सांस्कृतिक, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि मानव भूगोल का कोई दृश्य एक से अधिक कारकों के योग प्रभाव से अस्तित्व में आता है। आखिर में पुनः मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ जो कि प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पार्थिव एकता के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। जैसे किसी प्रदेश के जलवायु के निर्धारण में हम उस प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, पृथ्वी की गति, सूर्य की किरणों का तिरछापन, धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई, सूर्य ताप की उपलब्धता, समुद्र से दूरी आदि कारकों का अध्ययन करते हैं और उसी से हमें उस प्रदेश की जलवायु के बारे में ज्ञात होता है। इसी प्रकार अगर हम किसी वनस्पति प्रदेश का अध्ययन करें तो हमें वहाँ की जलवायु का, वहाँ की धरातल का और मिट्टी आदि के संयुक्त प्रभावों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार हम सांस्कृतिक तथ्यों की तरफ जाएं तो किसी प्रदेश में किस फसल की खेती होगी या कौन सा प्रदेश कौन सी फसल सुगमता से और उत्पादकता अधिक होगी, ये निर्भर करता है वहाँ की मिट्टी पर, वहाँ की जलवायु पर और विशेषकर जलवायु में भी वर्षा और तापमान पर, धरातल पर, सागर से दूरी पर, क्योंकि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिन्हें आर्द्रता पसंद होती है। और कई बार कुछ सांस्कृतिक एलिमेंट्स, कुछ सांस्कृतिक तत्व भी निर्धारण कर लेते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की फसल होगी। जैसे वहाँ के बाज़ार में किस चीज़ की मांग अधिक है या वहाँ के लोगों को किस चीज़ की मांग अधिक है। इसी प्रकार अगर हम नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों का अध्ययन करें तो हम मैदान कैसे बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे, कितने विस्तृत बनेंगे, ये इस पे निर्भर करता है कि नदी पेरिनियल है या सीजनल है, बारहमासी नदी है या मौसमी नदी है, नदी का बहाव कैसा है, ढाल कैसा है, किस प्रकार के पर्वतों से आ रही है, वहाँ उस नदी और उसके मैदान में अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया, उन पहाड़ों में अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया किस प्रकार हो रही है, नदी में कितना जल उपलब्ध है, चट्टानों की प्रकृति आदि, इन सब का अध्ययन करने से ही हम एक नदी द्वारा बनाए गए नदी के मार्ग का अध्ययन कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। सबका आपस में एक अंतर संबंध है, भले वो प्राकृतिक तथ्य हों या सांस्कृतिक तथ्य। इसके साथ ही ये दूसरा प्रिंसिपल ख़त्म होता है।
मानव भूगोल का तीसरा और आखिरी मूलभूत सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर वहाँ के निवासी मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और ये छांट है चंद्रबिंदु के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करके उन प्रदेशों का क्षेत्र संगठन करते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक वातावरण है वो कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, वो कुछ लिमिटेशंस निर्धारित करता है और उन सीमाओं के अंदर रहकर ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति इस बात पे भी निर्भर करती है कि मानव वर्ग की क्षमता क्या है, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी तकनीकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितना उसने कर लिया है। एंड छांट इज़ लाइक चॉइस, उसके पास क्या क्या चॉइस है उस इलाके में, उस प्रदेश में का वातावरण या प्राकृतिक स्थिति उसके लिए क्या क्या चॉइसेस दे रही हैं, उन चॉइसेस में से वो कोई सेलेक्ट करता है और वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करता है और इसी से वहाँ का क्षेत्र संगठन का निर्माण होता है। मानव के जीवन और क्रियाकलापों पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव होता है। प्राकृतिक वातावरण जैसे किसी प्रदेश की स्थिति, भूमि की बनावट, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, क्या क्या खनिज पदार्थ वहाँ पर उपलब्ध हैं, कैसी वनस्पति है, कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। और सांस्कृतिक वातावरण से मतलब है मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए भूदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप। इसके अंदर आता है जैसे मनुष्य ने आवागमन के कौन से साधन विकसित कर रखे हैं, सिंचाई के क्या साधन हैं, परिवहन संचार वाहन के क्या साधन हैं, आर्थिक व्यवसाय कौन कौन से हैं, निवास गृह किस प्रकार से उसने विकसित कर रखे हैं, कौन से कारखाने हैं, किस प्रकार के वित्तीय संस्थान उसने स्थापित कर रखे हैं, कैसे खेत हैं और उसकी बौद्धिक जो क्षेत्र में उसने कैसा साहित्य है, वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों का कैसा वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास हुआ है, किस प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं हैं वहाँ पर। तो ये प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण ये दोनों प्रभाव डालते हैं मनुष्य के जीवन और क्रियाकलापों पर तथा मनुष्य भी इन दोनों प्रकार के वातावरण में कुछ परिवर्तन करता है। मनुष्य, जैसे हमने लगातार पढ़ा है कि मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, तो वो सिर्फ प्राकृतिक तत्वों से और उसी के द्वारा निर्मित सांस्कृतिक तत्वों से सिर्फ प्रभावित ही नहीं होता, बल्कि वो उसमें बदलाव भी करता है, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन भी करता रहता है ताकि वह अपनी सत्ता बनाए रखे, वो वहाँ पर जीवन उसका सुगम रहे और वह उन्नति कर सके। प्राकृतिक तत्व मनुष्य के रहन सहन तथा क्रियाओं पर लिमिट्स ऑफ चॉइस निर्धारित करते हैं। मतलब प्राकृतिक तत्व ही निर्धारित करते हैं कि वहाँ पर वो कौन सा कार्य कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता, कैसे रह सकता है, कौन सी आर्थिक क्रियाएं कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि राजस्थान में बैठ के किसान ये सोचे कि हाँ सेब की खेती में बहुत मुनाफा है और अब मैं तो जैसलमेर में बैठ के सेब की ही खेती करूँगा, तो ये संभव नहीं है। यह लिमिट उसके, ये चॉइस उसे प्रकृति नहीं देती कि वो जैसलमेर में बैठ के सेब की खेती कर सके। तो प्रकृति कुछ सीमाएं निर्धारित करती है और उन सीमाओं के अंदर ये मनुष्य कार्य कर सकता है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि इन प्रकृति जो सीमाएं निर्धारित करती हैं वो मनुष्य के विकास के साथ बदलती रहती हैं। जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक और तकनीकी विकास होता है और आर्थिक विकास होता है, वो बहुत असंभव स्थानों पे जाकर और ऐसे कार्य करने लगता है जो कि हो सकता है तकनीकी विकास से पहले संभव नहीं हो। जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना से पहले चावल की खेती या गेहूं की खेती हनुमानगढ़, गंगानगर और अब तो जैसलमेर तक पानी चला गया है, संभव नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे नहर का पानी उपलब्ध होता गया, मनुष्य ने यह संभव कर दिखाया। तो प्रकृति कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं निर्धारित करती है, उसके अंतर्गत ही मनुष्य अपना रहन सहन और क्रियाएं निर्धारित करता है। जैसे एस्किमो हैं, वो चमड़े के बने हुए कपड़े पहनते हैं और बहुत उनकी जो डाइट होती है वो मीट बेस्ड डाइट होती है, फैट बेस्ड डाइट होती है। वो एनिमल फैट और मीट का
बहुत अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि वो इतने ठंडे प्रदेश में रहते हैं कि उन्हें शरीर की ऊष्मा बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार वो बहुत गर्म चमड़े के बने हुए कपड़े पहनते हैं। तो ये प्रकृति ने उनके सामने ये सीमा रखी है, वो वहाँ पर बैठ के सूती वस्त्र पहन के नहीं रह सकते। तो मनुष्य कैसा रहन सहन करेगा और कौन सी क्रियाएं करेगा, ये प्राकृतिक तत्व कुछ हद तक निर्धारित करते हैं। उन्हीं सीमाओं के अंदर मनुष्य अपने शारीरिक और आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय करता है। तो उन सीमाओं के अंदर रह कर वो कौन से कार्य करेगा, ये वो एडजस्टमेंट करता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के तत्व मनुष्य के भोजन, वस्त्र, निवास, व्यवसाय, सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव डालता है। तो मनुष्य क्या खान पान है, कैसे कपड़े पहन रहा है, उसके निवास स्थान कैसे है, वो कौन कौन से व्यवसाय कर रहा है, वहाँ का समाज कैसा है, संस्कृति कैसी है, गीत गान कैसे हैं, नाच कैसा है, उनके जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो कैसा है, इन सब पर उस इलाके की प्रकृति और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव होता है। मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान के आधार पर इन तत्वों के साथ अनुकूलन करता है। अब ये अनुकूलन अलग अलग मानव वर्ग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग अलग अलग प्रकार से अनुकूलन करते हैं। ये निर्भर करता है कि उस समाज, उस प्रदेश के लोगों का बौद्धिक कौशल और तकनीकी ज्ञान किस हद तक एडवांस कर चुका है और कठिन परिस्थितियों को रूपांतरित करने की चेष्टा करता है। इस अनुकूलन और रूपांतरण करने की क्रिया को ही वातावरण समायोजन कहते हैं। यानी कि मनुष्य दो क्रियाएं कर रहा है, एक तो खुद अनुकूलन कर रहा है, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल रहा है, और दूसरा वो जो परिस्थितियां उसके पास उपलब्ध हैं उनमें भी रूपांतरण कर रहा है, उनमें भी बदलाव ला रहा है, ताकि उसके लिए उस प्रदेश में, उस इलाके में जीवन सुगम हो सके। तो यह दोनों क्रियाएं वातावरण समायोजन कहलाती हैं या एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट कहलाती हैं। दिस इज़ द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।